Hello guys, I'm welcoming you all to another video of Easyfy here, we Easyfy Things। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं हमारा 10th के हिस्ट्री का पहला चैप्टर का सेकंड टॉपिक। पहला चैप्टर जो कि है पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड स्वदेशी मूवमेंट, उसका सेकंड टॉपिक पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में जो हमने पढ़ा था वो था बैकग्राउंड की मतलब कौन से सर्कमस्टेंसेस ब्रिटिश गवर्नमेंट को मजबूर किए या फिर कौन से सर्कमस्टेंसेस लीड किए इस पार्टीशन ऑफ बंगाल में। तो पहले तो आपको वो देखना ही पड़ेगा, तो आप पहले जाइए, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो प्लीज उसको देख के फिर इस वीडियो में आइए, आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो हम लोग ने देखा था कि पार्टीशन ऑफ बंगाल के पीछे रेगुलेटिंग एक्ट का हाथ था, है ना। ब्रिटिश मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे बैंकरप्सी के कंडीशन में आया था, उसने लोन मांगा था, फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट में कुछ इन्वॉल्वमेंट हुआ था उनका। रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में हम लोग ने थोड़ा बहुत जाना, हम लोग ने बैकग्राउंड समझा। बेसिकली हम लोग ने क्या समझा, हम लोग ने बैकग्राउंड समझा कि किन कारणों की वजह से ये पार्टीशन करने में ईस्ट इंडिया कंपनी को इंटरेस्ट हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी ने करना चाहा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जो मेन मुद्दा है हमारा वो है पार्टीशन, है ना। जो मेन मुद्दा है वो है हमारा पार्टीशन, ठीक है। चलो तो अच्छे से समझते हैं कि किस तरह से ब्रिटिश ने प्लान किया था ये पार्टीशन करने का। कोई प्लानिंग होगा ना, बस जाके यहाँ कहीं से लाइन खींच देंगे, एक प्लानिंग होगा, है ना। कोई भी चीज का एक प्लानिंग होगा, एक तो उन्होंने पार्टीशन का प्लानिंग किस तरह से किया था हम आज वो समझेंगे। ये पार्टीशन का एजेंडा क्या था वो समझेंगे, जो ऑफिशियल एजेंडा था वो समझेंगे, जो उनका असली एजेंडा था वो भी समझेंगे, ठीक है। ऑफिशियल और असली में तफावत था जिसको हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। तो बात ये हुआ कि 1903 में एंड्रयू फ्रेजर, जी हाँ वही एंड्रयू फ्रेजर, असम के जो चीफ कमिश्नर, मध्य प्रदेश के जो चीफ कमिश्नर थे 1901 में, वो 1903 में आ गए। एंड्रयू फ्रेजर को बना दिया गया लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बंगाल। क्या बना दिया गया? लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बंगाल। अब पता नहीं नेपोटिज्म हुआ था ये और कुछ, क्योंकि क्योंकि एंड्रयू फ्रेजर बहुत अच्छा साथ निभा रहे थे। किसका? पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था, किसका? कर्जन चचा का, है ना। कर्जन चचा को वो बहुत अच्छा साथ निभा रहे थे। 1903 में उनको लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बंगाल बना दिया गया ताकि पार्टीशन के टाइम में उनके पास काफी पावर्स रहे, है ना। तो लॉर्ड कर्जन का वो काफी साथ निभा रहे थे। एंड्रयू फ्रेजर, उनको बना दिया गया लेफ्टिनेंट गवर्नर बंगाल का। बनाने के बाद अब जिस काम के लिए उनको लाया गया, है ना, जो मैंने बोला नेपोटिज्म भी हो सकता है यहाँ पे भी, है ना। तो जिस काम के लिए उनको लाया गया, लॉर्ड कर्जन ने बोला कि आप मुझे एक प्लान सबमिट कीजिए जल्द से जल्द, ठीक है। आप जल्द से जल्द मुझे एक प्लान सबमिट कीजिए फॉर द रीडेमर्केशन ऑफ बंगाल। डेमर्केशन मतलब होता है किसी भी प्रोविंस का, किसी भी एरिया का बाउंड्री कहां तक है, ठीक है, वो हो गया रीडेमर्केशन। डेमर्केशन तो बंगाल का रीडेमर्केशन करने के लिए बोला, लॉर्ड कर्जन ने डायरेक्ट किया। लॉर्ड कर्जन कौन थे? लॉर्ड कर्जन वाइसरॉय थे उस टाइम के, है ना। कब से कब थे वाइसरॉय? 1899 से लेके 1905 तक। तो ये 1903 का टाइम था, तो इनका तो ऑर्डर इनको भैया मानना ही पड़ेगा। और ऑर्डर मानना क्या पड़ेगा, ये भी इंटरेस्टेड ही थे इसी चीज में, है ना। तो दोनों की मिली भगत थी। देखो, चार ऑफिशियल्स जो ब्रिटिश के थे ना, उनको बड़ा इंटरेस्ट था बंगाल का पार्टीशन करने में। एक तो थे एंड्रयू फ्रेजर, ठीक है, एक तो एंड्रयू फ्रेजर, दूसरे तो लॉर्ड कर्जन, तीसरे थे भैया विलियम ईवर्ड किसी भी टाइम में असम के चीफ कमिश्नर थे, ठीक है। विलियम ईवर्ड, इन्होंने भी एक प्रपोजल रखा था, ठीक है, उनका मतलब वो करने के लिए, क्या बोलते हैं, पार्टीशन के लिए, ठीक है, बंगाल के पार्टीशन के लिए। और जो मैंने पिछले वीडियो में बेमफ्लाइट फुलर का बात बोला था, उन्होंने तो असम में छट्टाग्राम को एनेक्स करने के लिए बोला था, वो बंगाल का पार्टीशन का बात नहीं किया था उसने, है ना। तो विलियम यूवर्ट ऊपर चला जा रहा है, नीचे कर लेते हैं, ठीक है, नीचे कर लेते हैं। एंड्रयू फ्रेजर थे, लॉर्ड कर्जन थे, ठीक है, ये दोनों नाम तो आपको याद ही रहेगा। फिर विलियम यूवर्ट थे। विलियम यूवर्ट क्या थे, मैंने बोला किसी भी एक टाइम में असम के चीफ कमिश्नर थे। वो टाइमिंग जानना हमारे लिए कोई जरूरी नहीं है, वो भी बुक में आपको एक बार बस नाम इनका मेंशन मिलेगा, है ना। और एक थे हेबर्ट रिजली, ठीक है, वो थे सेक्रेटरी स्टेट फॉर इंडिया,
ठीक है, फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये चारों आदमी को बहुत इंटरेस्ट था बंगाल का पार्टीशन करने में। ठीक है, चलो, तो लॉर्ड कर्जन रिडेमार्केशन करने को बोले, इन किसको बोले, रिडेमार्केशन प्लान सबमिट करने को बोले, किसको, एंड्रयू फ्रेजर को बोले। तो उनके बात के मुताबिक ठीक है सर बोल के उन्होंने 28 मार्च 1903 को प्रपोजल सबमिट किया लॉर्ड कर्जन को। ठीक है, प्रपोजल सबमिट किया। वो प्रपोजल में उन्होंने थोड़ा चेंजेस किया था। एक बार प्रपोजल विलियम ईवर्ड ने भी दिया था लॉर्ड कर्जन को, एक प्रपोजल दिया था उसके बारे में, जिसको आपको जानना नहीं पड़ेगा, बस ये जानिए कि विलियम ईवर्ड का जो प्रपोजल था उसमें थोड़ा चेंजेस लाया। किसने, एंड्रयू फ्रेजर ने चेंजेस लाके बोला कि ढाका, छट्टाग्राम और राजशाही, ढाका, छट्टाग्राम और राजशाही को एनेक्स करके कहां ला लिया जाए, एनेक्स करके असम में ला लिया जाए। ठीक है, ढाका, छट्टाग्राम और राजशाही जो कि बंगाल में थे। ये तीनों प्रोविंसेस कहां थे, ये तीनों प्रोविंसेस बंगाल में थे। ढाका बोलो या डेक्का बोलो, DACC जो उस टाइम में जाना जाता था। ठीक है, तो इनको एनेक्स करके कहां ला लिया जाए, इनको एनेक्स करके असम में ला लिया जाए। ये कहां के थे, बंगाल के थे। और ये टोटल प्रोविंसेस के टोटल डिस्ट्रिक्ट्स इनमें कितने थे, 15 डिस्ट्रिक्ट्स थे ऑल टोटल। हाँ, ऑल टोटल थे 15 डिस्ट्रिक्ट्स। तो उन्होंने बोला कि ये तीनों प्रोविंसेस को एनेक्स करके कहां ला लिया जाए, बंगाल में, असम में ला लिया जाए। ठीक है, बंगाल से एनेक्स करके असम में ला लिया जाए। तो लॉर्ड कर्जन ने ये प्रपोजल को पढ़ा, फिर अपना एक प्रपोजल उन्होंने क्या किया, फर्स्ट जून 1903 को, शुरू कहां से हुआ, 28 मार्च, कहां गए अभी, 1 जून 1903 को लॉर्ड कर्जन ने अपना प्रपोजल बनाया। कर्जन्स प्रपोजल है ना, लॉर्ड कर्जन ने अपना प्रपोजल बनाया, डिटेल्ड प्रपोजल, कर्जन्स डिटेल्ड प्रपोजल। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने अपना डिटेल प्रपोजल बनाया। और इस प्रपोजल को उन्होंने किसको सबमिट किया, इस प्रपोजल को उन्होंने किसको सबमिट किया, इस प्रपोजल को उन्होंने सबमिट किया हेबर्ट रिस्ली को। इस प्रपोजल को उन्होंने किसको सबमिट किया, हेबर्ट रिस्ली को, जो कि कौन थे उस टाइम के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ठीक है, हेबर्ट रिस्ली को उन्होंने ये प्लान सबमिट किया। ठीक है, अब हेबर्ट रिस्ली ने ऑब्वियसली ये तो मानना ही था, ये बस सबमिशंस क्या था, दिस वाज जस्ट ए फॉर्मल, मतलब फॉर्मेलिटी, फॉर्मली बस उसको दिखाने के लिए, उस चीज को दिखाने के लिए एक्सेप्ट तो करना ही था। हेबर्ट रिस्ली ने 6 दिसंबर 1903 को एक्सेप्ट कर लिया इस प्रपोजल को। ठीक है, हेबर्ट रिस्ली ने 6 दिसंबर 1903 को इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट तो करना ही था, एक्सेप्ट कर लिया। इधर से क्वेश्चन बन जाता है, हेबर्ट रिस्ली ने एक्सेप्ट किया, मतलब हेबर्ट रिस्ली ने डिक्लेयर किया कि इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया गया है, फॉर्मली डिक्लेयर किया। तो हेबर्ट रिस्ली ने इस प्रपोजल को डिक्लेयर किया, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इसको रिजली पेपर्स के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, रिजली पेपर्स के नाम से भी जाना जाता है, ये चीज याद रखना। ठीक है, क्या हुआ, 28 मार्च को फ्रेजर ने सबमिट किया लॉर्ड कर्जन को। उसने क्या बोला, एक प्लान सबमिट किया, क्या बोला उसने, ढाका, चट्टाग्राम और राजशाही, जिन तीनों प्रोविंसेस को मिला के टोटल 15 डिस्ट्रिक्ट्स थे बंगाल के, ये तीनों प्रोविंस थे, तीनों को कहां ले जाना चाहिए, तीनों को आसाम में एनेक्स कर देना चाहिए। लॉर्ड कर्जन ने उस प्रपोजल को पढ़ा, फिर 1 जून 1903 को उसने अपना एक डिटेल प्रपोजल दिया, किसको दिया, सेक्रेटरी स्टेट फॉर इंडिया हेबर्ट रिस्ली को दिया। हेबर्ट रिस्ली ने उस प्रपोजल को कब एक्सेप्ट किया, 6 दिसंबर 1903 को एक्सेप्ट किया। और हेबर्ट रिस्ली ने इस प्रपोजल को ऑफिशियली अनाउंस किया, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, रिजली पेपर्स। ठीक है, ये प्रपोजल क्या था, बस बंगाल का पार्टीशन होगा, ये बात था। ठीक है, ये उस प्रपोजल का एक्सेप्टेंस था कि बंगाल का पार्टीशन होगा। चलो चलो स्क्रीनशॉट लो जल्दी फटाफट। ठीक है, चलो ले लिया होगा शायद। चलो आगे बढ़ते हैं। शेयर वेयर करना यार वीडियो को, अगर तुमको लगे कि किसी को भी इसका जरूरत हो और होगा ही। मैट्रिकुलेशन एग्जाम्स आने वाले हैं, आप बस एक बार देखिए, आंसर्स लिख पाओगे बॉस, इस बात का मेरा गारंटी है। डेट्स को थोड़ा पढ़ लो, आंसर लिख पाओगे। शेयर कीजिएगा भाई प्लीज। ठीक है, चलो अब क्या हुआ, अब हेबर्ट रिस्ली ने अनाउंस कर दिया। ठीक है, हेबर्ट रिस्ली ने अनाउंस कर दिया। तो इसको क्या बताया गया पता है, फॉर्मली इसको क्या बोला गया, इसको बोला गया ए माइन्यूट छोटको मुटको, ठीक है, ए माइन्यूट और टेरिटोरियल रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, टेरिटोरियल रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया, ये बोला गया उसको पेपर्स में। ठीक है, ये बंगाल के पार्टीशन को, लेकिन ये कितना बड़ा पार्टीशन था वो उनको
पता था। ठीक है, चलो ये तो कुछ नहीं, बुक में लिखा हुआ है इसलिए मैंने भी लिख दिया तुमको बताने के लिए, क्वेश्चन इससे बनने वाला है नहीं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब बात क्या था, देखो मेन मुद्दा था क्या, ये यहां से आता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज, यहां से आता है एक्चुअल पार्टीशन किस तरह से होने वाला था, उसमें क्या मेंशन किया हुआ था। अभी बाद में उन लोग ने और प्लानिंग्स किए, अब उन लोग पार्टीशन किस तरह से करेंगे, कैसे उन लोग पार्टीशन करने वाले थे, इसका बात आया। देखो उन्होंने क्या बोला कि बंगाल को, मान लो ये बंगाल है नहीं, बिल्कुल नहीं है, मान लो ये बंगाल है। ठीक है, मान लो ये बंगाल है, ये बंगाल को क्या करेंगे, ये है ईस्ट बंगाल और ये है वेस्ट बंगाल, है ना, वेस्ट बंगाल, ये है असम। ठीक है, ये है असम, इधर उड़ीसा, बिहार, छोटा नागपुर सब है। ठीक है, ये इतना बड़ा प्रोविंस था। ठीक है, बहुत बड़ा प्रोविंस था, इसमें पता नहीं कितने ब्रिटेन आ जाते हैं। 78 मिलियन थे इसके पॉपुलेशन, 78 मिलियन थे इसके पॉपुलेशन, जिसका मेन मुद्दा इसको ही बना लिया था उन लोगों ने, बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, उन्होंने बोला क्या था, उन्होंने बोला था कि लॉर्ड कर्जन ने बोला था, इधर से एक लाइन खींच देंगे भैया, ये ईस्ट बंगाल हो जाएगा, ये वेस्ट बंगाल हो जाएगा। ठीक है, ईस्ट बंगाल में कौन रहेगा, ईस्ट बंगाल एंड असम। इस प्रोविंस का नाम क्या जाना जाएगा, इस प्रोविंस का नाम जाना जाएगा ईस्ट बंगाल, ईस्टर्न बंगाल एंड असम, ईस्टर्न बंगाल एंड असम। ठीक है, इस प्रोविंस का नाम जाना जाएगा ईस्टर्न बंगाल एंड असम। और ऑब्वियसली ढाका छट्टाग्राम राजशाही को एनेक्स कर दिया जाएगा ईस्ट बंगाल असम में। ठीक है, और इसका कैपिटल क्या होगा, इसका कैपिटल होगा ढाका, इसका कैपिटल क्या होगा, इसका कैपिटल हो जाएगा ढाका। और ये वेस्ट बंगाल में क्या रहेगा, वेस्टर्न पार्ट ऑफ बंगाल रहेगा। ठीक है, उड़ीसा रहेगा, ठीक है, बिहार रहेगा, उड़ीसा रहेगा, बिहार रहेगा, छोटा नागपुर रहेगा। ठीक है, ये तो मान लिया हम लोग ने, क्या बताया उसने, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में पार्ट करेगा, ईस्ट बंगाल एंड असम एक प्रोविंस का नाम बन जाएगा, एक प्रोविंस में एक प्रोविंस का नाम रहेगा वेस्ट बंगाल, जिसमें उड़ीसा, बिहार, छोटा नागपुर इंक्लूडेड रहेगा। ठीक है, ईस्टर्न बंगाल एंड असम का कैपिटल हो जाएगा ढाका, वेस्ट बंगाल कैपिटल हो जाएगा कलकत्ता। ठीक है, बढ़िया, जो कि पहले भी था, मतलब पूरा बंगाल का कैपिटल, बंगाल पूरा प्रोविंस का कैपिटल कलकत्ता था। ठीक है, 78 मिलियन का पॉपुलेशन था उस टाइम में। चलो इतना बात समझ में आया। ठीक है, अब ऑफिशियली क्या बोला गया, देखो ऑफिशियली क्या बोला गया वो समझते हैं। ऑफिशियली उन्होंने बोला, इतने अच्छे थे उन लोग कि ऑफिशियली उन्होंने बोला कि बंगाल का पॉपुलेशन बहुत बड़ा है, साइज बहुत बड़ा है बंगाल का, उसको अकेले हम लोग कलकत्ता में बैठ के नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, अच्छी तरह से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं, खूब डेवलपमेंट किया था उन्होंने। ठीक है, डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हम कर देते हैं बंगाल को पार्ट। ठीक है, दो हिस्सों में हम कर देते हैं बंगाल को पार्ट। दो हिस्सों में करने के बाद यहाँ पे ढाका पे एक बैठे रहेंगे हमारे कई सारे ऑफिशियल्स, और कलकत्ता में बैठे रहेंगे, तो आराम से ये जगह भी मैनेज होगा और ये जगह भी मैनेज होगा। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा मतलब ऑफिशियल रीजन। ठीक है, ऑफिशियल रीजन क्या था, साइज ऑफ बंगाल, है ना, उन्होंने बोला पार्ट करते हैं, अच्छी तरह से बंगाल मैनेज होगा, अच्छी तरह से बंगाल डेवलप होगा। अब हम लोग समझते हैं कि एक्चुअल रीजन क्या था, एक्चुअल जो रीजन था। ठीक है, ये था ऑफिशियल रीजन, कर्जन चचा का जो एक्चुअल रीजन था वो क्या था। देखो देखो, ये जो ईस्टर्न बंगाल था ना, ये जो ईस्टर्न बंगाल था, ईस्टर्न जो बंगाल था, ईस्टर्न बंगाल एंड असम, समझना चीज को। ठीक है, ईस्टर्न बंगाल एंड असम, इसका पॉपुलेशन था 3.10 करोड़, और ये जो वेस्ट बंगाल था जिसमें बिहार बिहार सब इंक्लूडेड था, इसका था 5.2 करोड़। ठीक है, समझना चीज को। ठीक है, ये 3.10 करोड़ में ना, 3.10 करोड़ में 1.8 करोड़ मुस्लिम्स थे और 1.2 करोड़ हिंदूज थे। ठीक है, अच्छे से देखो, इसमें क्या थे, इसमें हो गए थे 4.8 करोड़ हिंदूज और बस सुनना बात को 90,000 मुस्लिम्स, 90,000 मुस्लिम्स। ठीक है, इसका जो मेन चीज था ना भैया लॉर्ड कर्जन का, या फिर ब्रिटिशर्स का जो मेन चीज था जिसकी वजह से वो इंडिया में इतनी आसानी से रूल कर पाए, वो था डिवाइड एंड रूल। वो क्या था, डिवाइड एंड रूल। सेम चीज यहां भी वो
कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे इस टाइम में, एक ऐसा प्रोविंस बनाया जहां पे मुस्लिम्स मेजोरिटी, एक ऐसा प्रोविंस बनाया जहां पे हिंदूज मेजोरिटी। ठीक है, मैंने तुमको बताया था शायद पहले वीडियो में कि इस ये जो टाइम था ना 1901 से लेके 1911 तक का, या फिर 1905 से लेके 1911 तक का, इस टाइम में 1990s का स्टार्टिंग का जो टाइम था, 1890s का टाइम में नेशनलिज्म पूरे अपने पीक में था। और उसका सेंटर कौन था? उसका सेंटर था बंगाल। ठीक है, वो नेशनलिज्म जो पीक में था उसका सेंटर था बंगाल। बहुत बड़ा प्रोविंस था, हम लोगों ने डिस्कस किया अभी। बहुत सारे लीडर्स इधर से निकल रहे थे। ठीक है, कई सारे लीडर्स का तुम नाम बोल पाओगे इधर से। ठीक है, बहुत सारे लीडर्स निकल रहे थे, पीपल बहुत अवेयर हो रहे थे, लोग बहुत अवेयर हो रहे थे इधर के। ठीक है, बंगाली हिंदूज जो थे वो एडुकेटेड रहते थे, अवेयरनेस उनका काफी रहता था, वो लोगों को अवेयर कराते थे। ठीक है, सब मिलके साथ मिलजुल के हिंदू और मुस्लिम का यूनिटी, बहुत ही तगड़ा यूनिटी था हिंदू और मुस्लिम का, और ब्रिटिशर्स को इससे बहुत प्रॉब्लम होता था। ठीक है, तो रिजली ने जो कर्जन का लेटर लिखा था ना, उसमें भी लिखा था कि द हिंदू मुस्लिम यूनिटी इज अ बिग फोर्स, वी नीड टू डिवाइड इट ब्रो। हमको उसको डिवाइड करना पड़ेगा, वरना हम ना बचेंगे घर के ना घाट के। ठीक है, इतना समझ में आया। तो वो क्या करना चाह रहे थे कि एक तरफ, मतलब देखो, जब किसी को दो इंसान में दरार लाना हो ना, तो दोनों की खामियां उनको बोलो। ठीक है, उन दोनों की खामियां निकालो इन शॉर्ट। ठीक है, तो उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने ये चीज किया। अब उन लोग क्या करेंगे, देखो एक चीज मैं बताता हूं जो तुम लोग की बुक में नहीं है, लेकिन स्टोरी को बताने में थोड़ा मजा आएगा वो चीज जानने से। ठीक है, उस टाइम में वेल्थ जो था ना वो थोड़ा अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड था। देखो, जमींदार जो थे ना उस टाइम में, जमींदार उस टाइम में हिंदू थे जनरली। ठीक है, उस टाइम में हिंदूज थे, और जो किसान थे, वो थे जनरली उस टाइम में मुस्लिम्स। ठीक है, वो थे जनरली उस टाइम में मुस्लिम्स। तो एक तरफ उन लोग क्या कर देंगे, एक तरफ कर देंगे वेल्दी प्रोविंस, और एक तरफ कर देंगे थोड़ा उससे गरीब प्रोविंस। ठीक है, अच्छा, ये उसका प्लान था वेल्थ को लेके। ठीक है, अब रिलीजन को लेके तो हमने समझ लिया वो क्या करना चाहता था। ठीक है, और उसने क्या सोचा था कि मुस्लिम जो उस टाइम में लेस अवेयर थे, पॉलिटिकल सिचुएशन से लेस अवेयर थे, उनको वो अपने फंदे में लेंगे, जाके बोलेंगे कि देखो तुम लोग मुस्लिम हो इसलिए तुम लोग किसान हो, वो हिंदू हैं इसलिए उन लोग ये हैं, मतलब समझ रहे हो ना वो चीजें कम्युनल फीलिंग्स उनके अंदर उन लोग ढालेंगे। और जब बंगाली हिंदूज जो सबसे एक्टिव रहते थे पॉलिटिक्स को लेकर, जब उधर जाके उनको हरदम नहीं बोल पाएंगे, एक ही प्रोविंस में जब रहते थे, उनके कोई परमिशन नहीं लेना पड़ता जाने वाले के, तो सब एक साथ रहते थे, उन लोगों में ये सब था ही नहीं। अब ये पार्टीशन करके उन लोग ये सब चीज उनमें ढालना चाहते थे, कम्युनल फीलिंग्स उनमें ढालना चाहते थे, कंपैरिजन उन दोनों में बैठाना चाहते थे। कंपैरिजन होंगे तभी दोनों में डिफरेंसेस आएंगे, है ना। हिंदू और मुस्लिम में उन लोग इन डिफरेंसेस लाना चाहते थे। देन दैट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ लॉर्ड कर्जन एंड हिज टीम। ठीक है, समझ में आया। ब्रिटिशर्स का ही ये मेन ऑब्जेक्टिव था, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को सबसे ज्यादा उन लोग वैल्यू देते थे, और बहुत हद तक, काफी हद तक उन लोग सक्सेसफुल भी रहे थे इस चीज में। ठीक है, ठीक है, चलो इतना तक समझ में आया, स्क्रीनशॉट ले लो भैया। ठीक है, अच्छा, तो ये था उनका प्लान। ठीक है, ईस्टर्न बंगाल एंड असम, और वेस्टर्न बंगाल जिसमें इंक्लूडेड रहेगा बिहार, उड़ीसा, छोटा नागपुर, ये सब इंक्लूडेड रहेगा, दोनों पार्ट में डिवाइड होंगे। ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर ईस्टर्न बंगाल एंड असम में दिया जाएगा उस प्रोविंस को संभालने के लिए। ठीक है, पॉपुलेशन का बात मैंने बताया कौन कितना रहेगा, हिडन मुद्दा उनमें बता दिया, हिडन मुद्दा क्या था ब्रिटिश का उस चीज में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ देखो, 2 फरवरी 1905 में आ गए हम 3 से। ठीक है, 3 में हुआ था कि पार्टीशन होगा, अब हम लोग 5 में आ चुके हैं। 2 फरवरी 1905 में हम लोग आ गए। 2 फरवरी 1905 में बात क्या हुआ था, 2 फरवरी 1905 में लॉर्ड कर्जन ने प्रपोजल, ये जो अब डिमार्केशन, अब जो पार्टीशन हो गया कि ऐसे 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 पार्टीशन होगा, उस प्रपोजल को भेजा। लॉर्ड कर्जन सेंड द प्रपोजल, और प्रपोजल क्या है, एक्सेप्ट होना ही है, सेंड द प्रपोजल। ठीक है, अच्छा, फिर 9 जून 1905 को जॉन ब्रोडिक जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया इन लंदन थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया इन लंदन जो थे, फॉर इंडिया इन लंदन, उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया, है ना। प्रपोजल था तो एक्सेप्ट करना ही था।
ठीक है, एक्सेप्ट किया। और 19 जुलाई 19 जुलाई अच्छा 19 जुलाई को ही उन्होंने एक्सेप्ट किया। ठीक है, 19 जुलाई को ही उन्होंने एक्सेप्ट किया। ठीक है, अच्छा 1 सितंबर 1905 को 1 सितंबर 1905 को ये ऑफिशियली डिक्लेयर्ड कर दिया गया। क्या कर दिया गया? ऑफिशियली डिक्लेयर्ड कर दिया गया कि 16 अक्टूबर 1905 को पार्टीशन होने वाला है। देखो, जब ये डिक्लेरेशन हुआ था ना, जब ये एक्सेप्टेंस हुआ था, ठीक है, फिर जब ये एक्सेप्टेंस हुआ था, अच्छा 9 नहीं, ठीक है, 9 जून 1905 को जॉन ब्रोडिक ने एक्सेप्ट किया और 19 जुलाई 1905 को ये ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया कि बंगाल का पार्टीशन होगा। और इस तरह से होगा थ्रू ए टेलीग्राम मैसेज। ठीक है, ये बताया गया। और इस मैसेज को जब ये जब प्रपोजल ये जब बात छेड़ा गया, ये जब बात ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा, तब बहुत सारे प्रोटेस्ट इमर्ज होना शुरू हुए। ठीक है, लोगों को जाके कांग्रेस के उस टाइम भी मॉडरेट्स थे। अच्छा, कांग्रेस मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स में डिवाइड हुआ था, सूरज स्प्लिट हुआ था। इसके बारे में थोड़ा आप पढ़ लेंगे तो अच्छा होगा। ये खुद में ही बहुत बड़ा टॉपिक है, अगर मैं इसके बारे में बात करने जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो उस टाइम में जो मॉडरेट्स थे उन्हीं लोग कंट्रोल कर रहे थे कांग्रेस को। तो उन लोगों ने अपना जो मॉडरेट्स का जो वो था, सर विद ड्यू रेस्पेक्ट, वो करना शुरू किए। उन्होंने एप्लीकेशन लिखना शुरू किया ना, उसका कोई फर्क पड़ा। करीब 2000 मीटिंग कर डाले, मतलब जहां देखो तहां बैठ जाओ मीटिंग करने। ठीक है, आओ चलो मीटिंग कर लेते हैं। ठीक है, करीब 2000 मीटिंग्स उन लोग ने कर डाले, 50,000 पैम्फलेट्स बांट डाले यार। अच्छा, पैम्फलेट्स जो बांटे, चलो उससे क्या हुआ, लोगों में अवेयरनेस आया। चलो पैम्फलेट्स पाके लोगों में अवेयरनेस आया, जुनून आया कि अरे ये क्या हो जा रहा है। ठीक है, वो ठीक था, लेकिन मेथड कहीं ना कहीं कोई फर्क नहीं पड़ रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट का उस मेथड से। उसके बारे में हम लोग स्वदेशी मूवमेंट में बात करेंगे, है ना, उसके बारे में हम लोग स्वदेशी मूवमेंट में बात करेंगे, बहुत मजा आएगा नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है, चलो 16 अक्टूबर 1905 को ये डिक्लेयर कर दिया गया कि बंगाल का पार्टीशन होने वाला है, भैया, होने वाला है। ठीक है, 16 अक्टूबर को 1905 में ये डिक्लेयर कर दिया कि तुम लोग कर लो मीटिंग्स, बांट लो पैम्फलेट्स, बंगाल का पार्टीशन तो होने वाला है। ठीक है, चलो, तो इस प्रपोजल को प्रेजेंट किया गया था 4 फेजों में। पहला फेज में क्या बोला गया? पहला फेज में बोला गया कि 2 पोर्शंस होंगे, 2 पोर्शंस, 2 पोर्शंस। कौन कौन से? ईस्टर्न बंगाल एंड असम, ईस्टर्न बंगाल एंड असम और वेस्ट बंगाल। ठीक है, 2 पोर्शंस होंगे। नंबर 2, ईस्टर्न बंगाल एंड असम का कैपिटल कौन सा होगा? ईस्टर्न बंगाल और असम का कैपिटल होगा ढाका, और वेस्टर्न बंगाल का कैपिटल कौन सा होगा? कलकत्ता। ठीक है, ईस्टर्न बंगाल असम कैपिटल कौन सा होगा? ढाका, वेस्टर्न बंगाल का होगा कलकत्ता। ठीक है, नंबर 3 चीज क्या बताया गया? नंबर 3 चीज ये बताया गया कि ढाका, राजशाही और छट्टाग्राम, ढाका, राजशाही और छट्टाग्राम को असम में एनेक्स कर दिया जाएगा, एनेक्स टू असम। ठीक है, चलो इतना समझ में आया। अब सेकेंड फेज में क्या बताया गया? सेकेंड फेज में ये बताया गया कि ईस्टर्न बंगाल एंड असम, EB&A का मतलब ईस्टर्न बंगाल एंड असम का कोर्ट जो होगा वो होगा ढाका में। हाई कोर्ट जो होगा वो होगा ढाका में। हाई कोर्ट कहाँ होगा? ढाका में। जब तक ये ना बने, ठीक है, जब तक, टिल इट इज नॉट एस्टेब्लिश्ड, किसके हाई कोर्ट, कौन सा हाई कोर्ट सर्व करेगा उनको? कलकत्ता हाई कोर्ट सर्व करेगा, जब तक वो बन नहीं जाता। ठीक है, कलकत्ता हाई कोर्ट उनको सर्व करेगा। ठीक है, इतना समझ में आया। फिर थर्ड फेज में क्या बताया गया? थर्ड फेज में बताया गया कि अच्छा, थर्ड फेज में बताया गया कि सेकेंड पार्ट कौन सा होगा? सेकेंड पार्ट होगा, ठीक है, फर्स्ट पार्ट के बारे में बताया गया ना, ढाका, राजशाही, चट्टग्राम असम में एनेक्स किया जाएगा, ईस्टर्न बंगाल एंड असम नाम होगा। ठीक है, अच्छा, सेकेंड पार्ट में ये बताया गया कि वेस्ट जो बंगाल का जो और प्रोविंस है वो कंटिन्यूड रहेगा, विच इंक्लूड्स वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा एंड सम पार्ट्स ऑफ छोटा नागपुर, एंड सम पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़ भी थे, एंड सम पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, सम पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़, ये बताया गया। ठीक है, ये सब कुछ कुछ नाम है, याद रख लेना। ठीक है, अच्छा, फोर्थ फेज में क्या बताया गया?
फोर्थ फेज में आ रहा है, चलो फोर्थ फेज में ये बताया गया, फोर्थ फेज में ये बताया गया कि पार्टीशन कब होगा, पार्टीशन कब होगा 16 अक्टूबर 1905 को, 16 अक्टूबर 1905 को पार्टीशन होगा। एक चीज मैं बोलना भूल गया, देखो ये नाम जब मैंने लिखा तो मुझे याद आया कि उसने और एक प्लान क्या बनाया था लॉर्ड कर्जन ने, कि जब उसने पार्ट किया था ना भैया, जब उसने पार्ट किया तो ज्यादातर जो बेंगोलीज थे वो आ गए थे इस पार्ट में, मतलब ईस्टर्न बंगाल एंड असम में। और इस साइड में क्या हुआ, इस साइड में नाम तो था बंगाल, ठीक है, नाम तो था बंगाल ही, बंगाल प्रोविंस ही नाम था, लेकिन उड़ीसा के पीपल उड़िया बोलते थे, पहले से ही बोलते आ रहे हैं, ठीक है, बिहार के पीपल जनरली हिंदी बोलते थे। तो इधर क्या हुआ, इधर बंगाल में, बंगाल प्रोविंस में बंगाली को ही क्या कर दिया उसने, माइनॉरिटी बना दिया, बंगाली को ही क्या कर दिया उसने, माइनॉरिटी बना दिया बंगाल के प्रोविंस में ही, ठीक है। तो ये भी मतलब वो उनका चाह क्या था, उनका चाह ये था कि भैया खुद में लड़ो मरो, खुद में लड़ो मरो, हमको शांति मिलेगा। क्यों, क्योंकि बंगाल क्या था, सेंटर ऑफ नेशनलिज्म उस टाइम बन चुका था। और ये सब अगर उसने करना शुरू किया तो उनके ब्रिटिश रूल के जो खराब चीजें थे उनसे हटके ये पार्टीशन में उनका दिमाग चला जाएगा, ठीक है। इतने चालू थे कर्जन चाचा, ठीक है। आशा करता हूँ पूरा समझ में आया होगा। डेट्स को देख लेना, स्क्रीनशॉट को 2-3 बार पढ़ लेना जो तुमने लिया है या फिर नोट डाउन किया है तो बहुत अच्छा। तुमको पूरा भैया ये चैप्टर तो पूरा याद रहने वाला है, तुम एग्जाम में जाके फोड़ने वाले हो इस चैप्टर में, ठीक है। चलो अच्छे से बस डेट्स और कुछ नामें याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट दिन हम लोग पढ़ेंगे स्वदेशी मूवमेंट के बारे में, बहुत ही मजा आएगा उसके बारे में पढ़ने में। स्वदेशी मूवमेंट से इम्पैक्ट क्या हुआ, लिटरेचर में क्या इम्पैक्ट हुआ, नेशनल एजुकेशन में क्या इम्पैक्ट हुआ, हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे। कौन कौन से लीडर्स थे जिन्होंने सबसे ज्यादा पार्टीशन दिया अपना स्वदेशी मूवमेंट में, ठीक है, उनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो थैंक यू, इजी5 को सब्सक्राइब करिए प्लीज, और वीडियोस देखते रहिए। मैं सब्सक्राइब करने को तो हमेशा बोलता नहीं हूँ, कर दीजिएगा, ठीक है। और आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा ऑब्वियसली, और किसी को जरूरत हो तो शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, बाय।